मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने मेरे आसपास, मेरी माँ ने या मेरे दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट किया, तो मैंने सोचा एक और अटेम्प्ट देती हूँ। जो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे टाइम, वर्क, डिस्टेंस हो गया, इससे सवाल आते ही आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। अगर वो पेपर ईजी है तो भी सबके लिए ईजी है, डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट है, और थोड़ी तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन पे। आई थिंक प्री इज़ अ लॉट अबाउट योर माइंडसेट। ये मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। मुझे लगता है ऐसे पे आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, प्रैक्टिस थोड़ी सी, बट नंबर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप कैसे करें, अगर आप सेम ही चीज़ को पैराग्राफ में और एकदम बहुत ही ऐसे क्लिंजी तरीके से लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर अगर स्ट्रेस हो रहा है उसको पढ़ने में, तो वो शायद आपके नंबर काट दे। मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गई, सो मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से किया है सोशियोलॉजी में। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशल वर्क में फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। आई हैव वर्कड विद बाल्को वेदांता एज HR फॉर 1 ईयर। मुझे चेयरपर्सन सर के सवाल बहुत अच्छे लगे थे। उनका पहला सवाल था, मेरे डैफ में स्ट्रीट प्ले भी था, तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको अगर एक स्ट्रीट प्ले लिखना है और उसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक मिरांडा हाउस से और एक जामिया से, और दोनों को नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, तो वो क्या बात करेंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमने एक बार मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालिसिस कर ली और रख दिया। मैं उस मॉक टेस्ट को दोबारा देखती थी, बहुत बढ़िया, क्योंकि जो सवाल मैंने गलत किए हैं वो टॉपिक्स को मैं रिवाइज करती थी वहाँ से दोबारा देख के। शॉर्ट नोट्स बनाती थी, तो एक बार जब मैं पढ़ रही हूँ तो एक नोट्स बने हैं, फिर रिवीजन के टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स बनते थे 2 पेज के, और जब मैं तीसरी बार रिवाइज करती थी तो 1 या आधे पेज का एक नोट्स बनाती थी। मुझे लगता है कि अगर मैं लिख के किसी चीज़ को याद कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। PYQs होते हैं UPSC के, और मैं तो बोलूँगी कि मतलब आप उसे बस याद कर लीजिए PYQs। कभी कभी तो PYQs रिपीट भी हो जाते हैं। दोस्तों इस वक्त हैं प्रेरणा मैम, जिनसे आप सभी को एक अच्छी प्रेरणा मिलने वाली है, वो प्रेरणा जो आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करा सकता है। प्रेरणा मैम ने इस बार 2023 की जो UPSC की जो रिज़ल्ट आ जाई है उसमें 271 रैंक हासिल की है। प्रेरणा मैम की क्या जर्नी रही है, स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे यहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ बताऊँगा। वो वैसी बातें जो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेगा और आपको इनसे मिली स्टडीज़ से आपको मदद मिलेगी। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। मैम ये कौन सा अटैम्प्ट था, आपके लैंग्वेज क्या थे और ऑप्शनल पेपर क्या थे? सर ये मेरा 4th अटैम्प्ट है। मैं इंग्लिश मीडियम से मैंने एग्ज़ाम दिया है, और ये मेरा ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी। मैम 4th अटैम्प्ट, इससे पहले क्या हुआ था, मतलब लास्ट 3 अटैम्प्ट्स में? सर पहले अटैम्प्ट में मैं प्री नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, 2 मार्क्स से रह गया था कट ऑफ। सेकंड में मैंने मेंस लिखा था, वहाँ पे 20 मार्क्स से मैं कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाई। थर्ड में मैं CSAT नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, GS कर गई थी, बट CSAT में आई स्कोर्ड 65 विच वॉज़ वेरी डिसहार्टनिंग। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने 1-2 महीने के लिए प्रिपरेशन भी छोड़ दी थी। बट काफ़ी लोगों ने मेरे आसपास, मेरी माँ ने या मेरे दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट किया, तो मैंने सोचा एक और अटैम्प्ट देती हूँ। बिल्कुल, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था सर। बहुत बढ़िया। मैम CSAT की बात आपने की, अभी जो 2023 की प्री हुए थे वो एक डिज़ास्टर था सभी एस्पिरेंट के लिए। CSAT बहुत बच्चों के नहीं निकला, आपके इससे पहले CSAT नहीं निकले, नहीं इस बार CSAT निकाल लिया आपने। ये क्या मतलब, क्या अलग किया था, क्या अलग? क्योंकि मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि प्री होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का कंसर्न CSAT पे होता है, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, टॉपर हैं आप, तो आप बता सकती हैं कि इस बार CSAT में क्या आपने अलग किया जो प्री क्लियर हुआ और आप मेंस तक पहुँची? सर जब लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो मैंने CSAT पे बहुत ध्यान दिया, मैं सच बता रही हूँ। सितंबर से ही मैंने कंटिन्यूसली मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। RS अग्रवाल की एक बुक आती है, मैंने उसको सॉल्व किया था, वीडियो लेक्चर्स थे उसको देखा, बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे था कि CSAT की वजह से अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकले तो मेरे लिए बहुत सही बात है। तो इसलिए मैंने CSAT पे बहुत मेहनत की। मैंने सोच रखा था कि जैसा भी पेपर आएगा मैं कम से कम 50 से 55 क्वेश्चंस तो बना के आऊँगी। तो जैसा भी क्वेश्चन था मैंने 50 से 55 बनाए थे। क्या स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब कुछ तो सोचा हुआ कि मैं मैथ्स में बेटर करूँगी या रीजनिंग में करूँगी या फिर कंपोजिशन था, कुछ तो आपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया होगा? जी सर, इससे पहले मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करती थी, बट जिस साल मेरा नहीं निकला था उसमें यही था कि कॉम्प्रिहेंशन के कुछ सवाल मुझसे गलत हो गए थे, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ मैंने अपना मैथ्स भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। मुझे लगता है कि सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन के बल पे आप शायद ना क्लियर कर पाए, तो आपको मैथ्स तो करना पड़ेगा, शायद ना पसंद हो। एंड रीजनिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो रीजनिंग मेरे लिए आसान रहता था, मैथ्स थोड़ा मुश्किल था, तो बहुत प्रैक्टिस किया। जो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे टाइम, वर्क, डिस्टेंस हो गया, इससे सवाल आते ही आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। मैं बहुत मतलब CSAT के लिए मैंने मेहनत की थी इस बार। मैम जैसा मैंने पेपर देखा था, बच्चे भी कहते हैं IIT लेवल के मैथ्स थे कुछ, क्या आपको कैसा लगता है ये जो बच्चे कह रहे हैं, क्या सही है या फिर क्या आपको किस तरह से एनालाइज करते हैं इस चीज़ को?
सर आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आईआईटी लेवल का हो या उससे भी लेवल का हो वो सबके लिए है। फॉर ऑल, करेक्ट। ठीक है, तो जब आप उस माइंडसेट के साथ फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर आप निकल जाएंगे उसमें। क्योंकि अगर वो पेपर इजी है तो भी सबके लिए इजी है, डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट है। और थोड़ी तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन पे। इस बार यूपीएससी का इवन जीएस में भी पैटर्न चेंज हो गया था ऑप्शंस का। एंड मैंने भी जब पहली बार क्वेश्चन पेपर देखा मुझे लगा कि ये क्या आया है, बट मुझे यही था कि मैं पढ़ रही हूँ, 3 साल से पढ़ रही हूँ, अगर मुझे नहीं आता है तो शायद किसी और को नहीं आता होगा। सही बात है। तो आई थिंक प्री इज़ अ लॉट अबाउट योर माइंडसेट। ये मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। तो आप इस माइंडसेट के साथ जाइए कि अगर आपने पढ़ाई की है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आपको नहीं आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। और यूपीएससी का यही है, प्री का गेम तो यही है सर। क्योंकि पहले भी अटेम्प्ट्स दे चुकी थी तो थोड़ी अपनी वीकनेस पे मैंने काम किया। जैसे पिछली बार जब मेंस में मेरे ऐसे में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो मुझे लगा ऐसे एक ऐसा पेपर है, अगर थोड़ी मेहनत करूँगी तो शायद रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ऐसे पे मुझे लगता है ऐसे पे आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, प्रैक्टिस थोड़ी सी, बट नंबर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। और सेम चीज़ एथिक्स के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि एथिक्स ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें आप थोड़े से एग्जाम्पल्स डाल दीजिए अपने न्यूज़पेपर से। तो मैंने 1 साल न्यू एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए, थोड़ी कोटेशंस डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मुझे पता चली कि मेरी वीकनेसेस थी, तो अपनी राइटिंग स्टाइल में थोड़ा चेंज करना, स्ट्रक्चरिंग में चेंज करना, थोड़ा डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, ये सब मैंने सीखा है। मुझे याद है कि मैं प्रैक्टिस करती थी कि इंडिया का मैप मुझे 2 सेकंड में बनाना है, वर्ल्ड मैप मुझे 5 सेकंड में बनाना है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आई थिंक अगर आप इनको फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपने मैप्स की बात की, ग्राफिक्स की बात की, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट ऑल दिस थिंग्स, लॉजिकली होना चाहिए, इसको कैसे देखती हैं? क्या ये एग्जामिनर जो होते हैं उन पर कोई अच्छा इम्पैक्ट देता है? क्या ये एक लैंग्वेज को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करके चीज़ों को कम कर सकती हैं, आप बता सकती हैं अच्छे तरीके से? तो ग्राफिक और जो आप मैप्स की बात कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसको कैसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस लेवल तक करना चाहिए? सर एक मतलब मैंने तो खुद को एक सिंपल सी चीज़ बोली थी कि मुझे ये पेपर एग्जामिनर के लिए कितना इजी मैं बना सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अगर उससे दिक्कत नहीं होगी मेरे आंसर्स पढ़ने में तो ऑब्वियस सी बात है शायद 1 नंबर ही ज़्यादा दे दे मुझे। और प्रेजेंटेशन आप कैसे करें, अगर आप सेम ही चीज़ को पैराग्राफ में और एकदम बहुत ही ऐसे क्लिंजी तरीके से लिख रहे हैं तो एग्जामिनर अगर स्ट्रेस हो रहा है उसको पढ़ने में तो वो शायद आपके नंबर काट दे। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट मैंने बताई है, नोट कीजिए इन चीज़ों को। तो मतलब प्रेजेंटेशन पे थोड़ा काम करना चाहिए। आपको एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान बनानी है तभी वो आपको मार्क्स देंगे। एंड ये भी मैं नहीं कहूँगी कि हर चीज़ में आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट नहीं है तो डायग्राम आपको मदद नहीं करेगा। लेकिन कंटेंट है और अगर उसमें आप डायग्राम डाल रहे हैं तो आपको मदद ज़रूर करेगा। जीएस का आंसर राइटिंग है तो बुलेट पॉइंट में जब आप कर रहे हैं एक माइंड में भी आपके स्ट्रक्चर बैठ रहा है कि 10 मार्क्स है तो मैंने 7 बुलेट पॉइंट लिखे हैं, तो उसमें से 7 भी अगर आपके 5 बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्स्ट में होंगे तो आपको 5 आउट ऑफ 10 आ जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। तो वही चीज़ है कि कैसे आपको ईजी करना है। अब उसी चीज़ में अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, लेकिन अगर एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है कि इसने कहाँ लिखा है तो वो इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर करेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान बनाइए। मैम आपने बोला एथिक्स, एसे और ऑप्शनल, ये 3 चीज़ें जो है आपकी रिजल्ट तो जो बनेगी लेकिन आपकी रैंक डिसाइड होती है इससे। ऑप्शनल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो 2 चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरी है। एक तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको वो कंटिन्यूसली पढ़ना है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आप नहीं पढ़ पाएंगे। पर दूसरी ये भी चीज़ है कि ये एक एग्ज़ाम है, आप यहाँ पे एक स्कॉलरली तरीके से नहीं पढ़ रहे, आप यहाँ पे मार्क्स के लिए पढ़ रहे। तो थोड़ा वो भी माइंड में रखना चाहिए एंड वो दोनों को मिला के फिर आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप सिलेबस देख लें, जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है उसके थोड़े पास के ट्रेंड देख लें, ये भी देख लें कि शायद मार्केट में उसके नोट्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्शनल होते हैं जिनके उतने अच्छे नोट्स नहीं होते, फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ऑलरेडी नोट्स है, आपका इंटरेस्ट है और उसका मार्किंग ट्रेंड भी आपको लग रहा है कि सही जा रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शन। मैम आपने सोशियोलॉजी क्यों ली? सर मैंने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से किया है फ्रॉम मिरांडा हाउस। एक इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, एक फेमिलियरिटी थी उस सब्जेक्ट से, और मुझे लगा कि इससे मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसके मार्किंग पैटर्न्स भी देखे थे जो कि मुझे लगा कि ठीक है सही है, तो मैंने फिर ये ऑप्शन ले लिया। मेरा क्योंकि खुद का एक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की, एक अंडरस्टैंडिंग थी सब्जेक्ट। अच्छा, ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी थी जी जी। मैम जैसे बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, तो ये कितना फिजिबल होता है? मतलब है क्या फिजिबल, ऐसा कर सकते हैं टाइम टेबल बना के अपना? सर एक टाइम टेबल तो चाहिए होगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो
तो मतलब अब टाइम टेबल आप इतना भी ये ना करें कि एक दिन आपने फॉलो किया और दूसरे दिन आप ना कर पाए। तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो अचीवेबल भी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रोज़ 16 घंटे पढ़िए, आप रोज़ पढ़ रहे 7-8 घंटे पढ़ रहे, थोड़ा इन्जॉय भी कीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है, सालों लग जाते हैं। तो आप अगर रोज़ 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, शायद एग्ज़ाम जब नज़दीक आ रहा है 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप पढ़ सकते हो, लेकिन 1 साल आप नहीं पढ़ सकते हो। पर वो 7-8 घंटे आप कंटिन्यूसली पढ़िए, अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा फैमिली से मिलिए, थोड़ा दोस्तों से मिलिए, थोड़ा कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि क्योंकि वो चीज़ आपको रोज़ करनी है। बिल्कुल। तो खुद को मोटिवेट करना तो पड़ेगा आपको सर। मैम अब एकेडमिक पे आता हूँ, अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, उसके बाद एजुकेशन कैसे बढ़ा और फैमिली के बारे में। सर मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन झारखंड। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 13. So my father was a doctor, veterinary doctor, and my mother currently works with government of Jharkhand as a clerk in veterinary department. मैंने अपनी 12th रांची से ही किया, दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गई। सो मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से किया है सोशियोलॉजी में। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशल वर्क में फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। फिर आई हैव वर्कड विद बाल्को वेदांता एज HR फॉर 1 ईयर। 1 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने अपने रिज़ाइन किया अपनी जॉब से और मैं घर वापस गई और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा था इस बार मैम, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट आ जाने वाली थी, होता है ना। सो अपने आप को हॉलीपीडिया में देखना हर एक एस्पिरेंट का ख्वाब होता है, एंड वो सपना आपका पूरा हुआ है, और शायद आपके पापा ऊपर से बहुत खुश हो रहे होंगे। और एक इमोशनल मोमेंट है मैम, प्रेरणा मैम के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि मैम इसी तरह से आगे बढ़े। मैम ये बताइए कि इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे, कोई ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि आप जवाब नहीं दे पाई थी, और जो बच्चे इंटरव्यू देंगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर UPSC का इंटरव्यू एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरे जो सवाल थे वो मोस्टली ओपिनियन लाइंस पे थे, तो मोर और लेस मैंने सबका जवाब दिया। मुझे चेयरपर्सन सर के सवाल बहुत अच्छे लगे थे। उनका पहला सवाल था, मेरे डैफ में स्ट्रीट प्ले भी था, तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको अगर एक स्ट्रीट प्ले लिखना है और उसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक मिरांडा हाउस से और एक जामिया से। अच्छा। और दोनों को नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, तो वो क्या बात करेंगे। अरे वाह। तो मुझे उनका सवाल बहुत अच्छा लगा था। एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब क्वेश्चन बहुत अलग है। हाँ जी सर, ये सब मैं सवाल सुन के ही बहुत मुझे मतलब मेरा मन किया उनको बोल दूँ कि सर बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। तो ये था। देन मोस्टली फिर आपके मेरे अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा। तो मुझसे बाल्को और वेदांता दोनों के बारे में पूछा गया था। झारखंड के बारे में कुछ सवाल थे, फिर वुमेन रिलेटेड सवाल थे, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस था, मूवीज़ का एनालिसिस था, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उनका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करने बोला गया था, हॉबी पे सवाल थे। तो मोर और लेस मेरा ओपिनियन बेस्ड था। एंड इंटरव्यू के लिए मैं यही कहूँगी कि एक डैफ भरना होता है आपको इंटरव्यू से पहले, उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। बस यही है। मैम जैसे अभी प्री होने वाला है, अब कुछ ही दिन बचे हैं प्री को, और इस वक्त काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं इसमें। इस वक्त बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली इस वक्त रिवीजन का टाइम है। सो 3 ऐसे ट्रिक्स आप बताइए, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ने से होता है। 3 ऐसे ट्रिक्स बताइए जिससे रिवीजन टाइमली बच्चे अच्छे तरीके से कर सकें। सर मैं ट्रिक की अगर बात करूँ, एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिवाइज़ करने का कि आपने जो मॉक टेस्ट सॉल्व किया है उसको एक बार दोबारा से देखिए। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमने एक बार मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालिसिस कर ली और रख दिया। मैं उस मॉक टेस्ट को दोबारा देखती थी। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो सवाल मैंने गलत किए हैं वो टॉपिक्स को मैं रिवाइज़ करती थी वहाँ से दोबारा देख के। तो एक वो है जो आप कर सकते हैं। दूसरा, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, तो एक बार जब मैं पढ़ रही हूँ तो एक नोट्स बने हैं, फिर रिविजन के टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स बनते थे 2 पेज के, और जब मैं तीसरी बार रिवाइज़ करती थी तो 1 या आधे पेज का एक नोट्स बनाती थी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं लिख के किसी चीज़ को याद कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, तो मैंने ये किया था। तीसरी चीज़ ये है कि PYQs होते हैं UPSC के, और मैं तो बोलूँगी कि मतलब आप उसे बस याद कर लीजिए PYQs को याद कर लेना है। जैसे जो भी कभी कभी तो PYQs रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये है कि अगर आप एक बार PYQ पे आपका कमांड आ गया, आपको पता है कि UPSC कैसे फ्रेम कर रहा है आंसर, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे आपको आंसर तक पहुंचना है। एक थॉट प्रोसेस बन जाना चाहिए। एक थॉट प्रोसेस बन जाना चाहिए, और उसके लिए PYQs शुड बी योर की। करंट अफेयर्स की बात करें तो मैम क्या करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें?
सर हम करंट अफेयर्स के बारे में बोलते हैं, बट ये याद रखना चाहिए कि यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर्स को स्टैटिक से रिलेट करता है। तो ना तो आपको मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट वैक्यूम में मत पढ़िए। अगर आप किसी चीज़ आप देख रहे हैं कि अगर गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको गवर्नर के स्टैटिक को जाके पढ़ना है, क्योंकि सवाल जब आएंगे वो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिक्सचर होगा। तो ये चीज़ आपको लिंक करके ही पढ़ना होगा। मैम कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जोश के साथ यूपीएससी में तो चले आते हैं, लेकिन शुरुआत में बुक खरीद ली, नोट्स खरीद लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो शुरू में 2-4 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद मन नहीं लगता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसको कैसे एक्सेलरेट कर सके एज ए कैंडिडेट, और वो एक जो होता है ना एक स्टूडेंट, एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो 2-3 आइटम दिए हुए उस लेवल पे वो आसानी से पहुंच सके। शुरुआत में आपको भी दिक्कत हुई होगी, तो उस परेशानी से बच्चे कैसे निकलें, उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? सर एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि आपके अंदर मतलब ये पता होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। एक ना ये एग्ज़ाम किसी चीज़ का अंत है, सिर्फ यही एक मतलब ऑप्शन नहीं है करियर का, ये पता होना चाहिए। आप कुछ भी बन सकते हैं, बट आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं ये आपके पास एक जवाब होना चाहिए। जब वो जवाब होगा तो वो मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो आप बहुत डिमांडिंग है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक हफ़्ते पहले पढ़ाई कर ली और आप टॉपर बन गए, ये नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 2 इयर्स तो देने पड़ेंगे, कम से कम देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम का साइकिल ही 1 साल का है, उससे पहले आपको 1 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो आपको अपने अंदर वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। अगर आप घर में बैठ के भी अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो घर में 2 घंटे बिना हिले, बिना मतलब आंसर्स देखे आपको उसी एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में ही देना पड़ेगा मॉक टेस्ट। तो ये ज़रूरी है और ये खुद से आएगा, ये कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको। और ये लाने के लिए मैं कह रही हूँ कि वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। मैम आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी कि कैसे था, कैसे किया आपने तैयारी? सर मैंने इनिशियली एक कोचिंग ली थी जो मतलब रांची में अवेलेबल थी, दिल्ली की थी, बट वीसैट कोचिंग थी ALS की, बट मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उसके अलावा फिर मतलब अब UPSC के प्रिपरेशन में ये चीज़ है कि मटेरियल की कमी नहीं है। बिल्कुल। टेलीग्राम हो गया या YouTube हो गया, आपके पास मटेरियल बहुत है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपने क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ऑप्शनल के लिए या GS के लिए वगैरह। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत लिया था, तो टेस्ट प्रैक्टिस किया और जो भी मैंने एक बेसिक नोट्स बनाए थे मैंने उसको एक मतलब रिवाइज़ किया है। मैम घर में सबको पता है आपके रिजल्ट बारे में, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब घर में मम्मी तो हैं, क्या मतलब है, क्या फील कर रही है मतलब आपके रिजल्ट को लेके? आई थिंक मम्मी काफ़ी प्राउड है, उनसे मेरी बात हुई है। शी ऑल्सो गॉट इमोशनल। हम दोनों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यस अभी बस सिंकिंग कर रहा है, मम्मी के लिए भी ये सिंकिंग कर रहा है, मुझे भी ये फीलिंग अभी सिंकिंग हो रही है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्री जो है एक माइंडसेट का गेम है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आपको लग रहा है कि ये क्या आ गया, ये तो मैंने जो पढ़ा था वो नहीं आया, वो सबको लग रहा है, तो उसी टाइम अगर आपने वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ले आए और आपको पता है कि अगर आपने 1-1.5 साल पढ़ाई की है, तो फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी और को नहीं आ रहा है, ये सोचिए। उसके बाद जो आपने पढ़ाई की है उसको ही आप रिवाइज़ कीजिए बार बार। ऐसा मैं ये नहीं बोलेंगे कि आप 50 बुक पढ़िए, एक बुक पढ़िए एक सब्जेक्ट के लिए, बट उसको कम से कम आप 10-12 बार पढ़ के जाइए। तो 2 चीज़ें यही है कि एक तो थोड़ा काम एंड कामनेस मेंटेन कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये माइंडसेट का गेम है। और जो भी है आपने जो भी पढ़ाई की है, जो नॉलेज है उसी से आपको आंसर तक पहुंचना है बस।